हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग मिस्टर ज़ॉम्बी के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंग ने प्लान बना लिया था साक्षात डेविल के बैंक को लूटने का, इसलिए एपिसोड की शुरुआत डायरेक्ट वहीं से होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि आके हेड को बताता है कि सभी प्रेसिडेंट एक जगह पे इकट्ठा हो गए हैं, अब वो लोग मीटिंग को शुरू कर सकते हैं। तो फिर हेड जल्दी से अपना हेलमेट पहनते हैं और मीटिंग के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि सभी प्रेसिडेंट के साथ साथ ज़ॉम्बी भी यहाँ पे आया हुआ था। वहीं पे ब्लड क्वीन भी धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी के जीन को अडॉप्ट कर रही थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग मास्क खरीद लेते हैं ज़ॉम्बी के बैंक को लूटने के लिए। वहीं पे लिंक सड़क किनारे बैठ के उनकी गाड़ियों के चलते हुए देख रहा था, जो कि इतनी धीरे चल रही थी जैसे कि मानो कोई पैदल चल रहा हो। अब इसके बाद लिंक की वैन वहाँ पे आ जाती है और वो उसके अंदर बैठ के सब कुछ तैयारियां करते हुए कहता है कि हम लोगों ने तैयारियां कर ली है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसपे उसका चेला कहता है कि हमने पहले ही सारी तैयारियां कर ली है, जो बैंक हम लोगों ने चुना है वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होते हैं और जब भी बात लूटने की आती है हमसे ज्यादा प्रोफेशनल कोई भी नहीं है। वहीं पे हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि चाय पीते हुए अपना काम कर रहा था। उसे बताया जाता है कि फरवरी की फाइनेंशियल रिपोर्ट आ चुकी है। उसी टाइम पे ये लोग वैन से उतरते हैं और बैंक को लूटने के लिए अंदर जाने लगते हैं। अब इसके बाद में पीपल्स यानी सरकारी बैंक दिखाया जाता है, जहाँ पे सोल्जर ब्लैकी को बताते हैं कि हम लोगों ने हमने सभी एसेट्स को मिला लिया है और उनकी टोटल वैल्यू 435 बिलियन है। ब्लैकी आगे से कहता है ठीक है, सभी को दोबारा गिन लो क्योंकि हम लोग कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं जब मामला हमारी एक सिंगल मिस्टेक हमारी जान जाने का कारण बन सकती है। वहीं पे हम लोग इन लोगों को देखते हैं जिन्होंने गोलियाबारी चला दी थी और सभी लोगों से कह दिया था कि कोई भी हिलना नहीं। वहीं पे हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि पैसों के अंदर बैग भरते हुए कहता है वल्लाह वल्लाह हबीबी, अभी अपन रईस बनेगी। वहीं पे ब्लैकी को भी धुआं उठते हुए दिखाई देता है और वो लोगों से पूछता है कि अभी क्या हुआ। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने बैंक लूट लिया था, जिसके बाद वो गाड़ी को भगाते हुए कहते हैं चलो यहाँ से। और लिंक आगे से हंसते हुए कहता है कि अब हमें गरीबी में जीने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पे कुछ लोग भागते हुए आते हैं और ब्लैकी को बताते हैं कि किसी ने हमारे बैंक को लूट लिया है। वहीं पे हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि पैसों को देखते मुस्कुरा ही रहा था कि उसी टाइम पे उसको पीछे से ऑरा महसूस होता है जो कि ब्लैकी का था और वो लिंक से कहता है कि तूने मेरे बैंक को लूटा। ब्लैकी खिड़की से बाहर निकल के देखता है और सोचता है कि मुझे कौन बुला रहा है, जिसके बाद उसे सेम सी फीलिंग महसूस होती है और इसके बाद वो ऊपर ब्लैकी को देखता है, जिसके बाद वो अपने चेले के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साले क्या तुझे पता है कि हम लोगों ने किसके बैंक को लूटा है। जिसपे चेला आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने इतनी जानकारी थोड़ी ना निकाली। तो फिर दूसरा चेला आगे से किताब पढ़ के बताता है कि हम लोगों ने ज़ॉम्बी के लोगों के बैंक को लूटा है। अब इसे लिंक को चक्कर आने लगते हैं और उसके पसीने छूट ही रहे थे कि उसी टाइम पे उसे डर लगने लगता है, क्योंकि ब्लैकी आगे से और भी ज्यादा गुर्राते हुए कहता है कि तूने मेरे बैंक के बारे में लूटने के बारे में सोचा भी कैसे। अब इसके बाद ब्लैकी आगे से अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है तो इन लोगों की वह चीखें निकलने लगती है। इसके बाद लिंक अपने चेले से कहता है कि देख क्या रहा है, जल्दी से गाड़ी भगा। वो ज़ॉम्बी का सबसे मिस्टीरियस सबऑर्डिनेट्स में से एक है। ज़ॉम्बी ने उसे 800 साल पहले के बीच में लिया था। वहीं पे ब्लैकी लिंक से कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम और तुम्हारी क्वीन क्या सोच रहे हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बेहतर यही है कि सारा पैसा जो तुम लोगों ने लिया है वो मुझे वापस लौटा दो। इतना कहने के बाद ब्लैकी अपना पंच बिल्डिंग के ऊपर मारता है तो वो सीधा शॉक वेव नीचे की तरफ जाती है और सीधा जमीन से टकराती है। इससे जो भी कार्स बिल्डिंगें थी वो सभी ऊपर उड़ने लगती हैं और ब्लैकी के एक ही पंच से उसकी सिटी की जितनी भी कारें थी वो सभी हवा में गेंदों की तरह उछल गई थी। लिंग और उसका चेला दोनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, इतनी ताकत एक पैर से जनरेट नहीं हो सकती है। वहीं पे एक चेला आगे से कहता है कि बॉस, हमने जो भी पैसा चुराया है वो तो इस कार को रिपेयर करने के बराबर भी नहीं होगा। जिसपे लिंग आगे से कहता है कि हम तो गए, उसने पूरी तरीके से अपना दिमाग खो दिया है। अब इसके बाद लिंक अपने लोगों से कहता है कि हर कोई अलग अलग हो जाओ और जल्दी से जाके क्वीन को बता दो कि हम लोग मुसीबत में पड़ चुके हैं। अब इसके बाद ब्लैकी कार से बाहर निकल आता है और कहता है तब तक मैं इसे रोक के रखने की कोशिश करता हूँ। वहीं पे उसके चेले अलग अलग चले जाते हैं और लिंक आगे से कहता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल अलग पोजीशन में जा रहे हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, कि वो क्या कर सकता है। लेकिन वहीं पे ब्लैकी आगे से कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। वहीं पे लिंक ये कह ही रहा था कि हम दोनों सेम ही लेवल पे हैं, देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। कि उतने ही टाइम में ब्लैकी उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है और दोबारा एक घूंसा मारता है, जिससे वो लिंक उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वहीं पे वो दोनों चेले आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि बॉस हमारी मदद करो। अब इसके बाद हम लोग हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पे सभी प्रेसिडेंट इकट्ठा हो चुके थे और हेड भी आ चुके थे। मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी की हरकतों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम खुद उसकी हरकतें देखो और हंसो। हेड उन लोगों को बताता है कि उसे पहले से ही पता है प्रोफेसर जिमी के भागने के बारे में, लेकिन अभी के लिए वो उन लोगों को और भी ज्यादा जरूरी चीज बताना
करना चाहता है। इसके बाद वो सबॉर्डिनेट आगे बढ़ता है और वो उन सभी लोगों के सामने इन्फिनिटी गॉन्गलेट करता है। 1 मिनट, इस पे तो एक ही मड़ी है, बाकी 5 कहाँ गए? खैर चीफ और बाकी सभी प्रेसिडेंट उस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सोने का हाथ है, लेकिन हेड उन लोगों को बताता है कि ये एशियन टाइम की प्रीसियस टेक्नोलॉजी इसमें से एक है। इसे वो सभी प्रेसिडेंट हैरान हो जाते हैं कि एशियन टाइम की टेक्नोलॉजी ऐसा कैसे हो सकता है। हेड उन लोगों को बताता है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको वो गुफाओं की गहराइयों में से खोद के लाया है, और जिस टाइम पे उसे ये इन्फिनिटी गॉन्गलेट मिला था उस टाइम पे एशियन सिविलाइजेशन ने बहुत बड़े खतरे का सामना किया था, जो खतरा अभी भी उनके ऊपर मंडरा रहा है। वह पिंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि इस एशियन टेक्नोलॉजी के साथ प्रोफेसर जिमी और वो बिकनी वाली औरत कोई भी चीज नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के सामने उनकी कोई भी औकात नहीं है। लेकिन हेड आगे से बताता है कि वो लोग इसका इस्तेमाल प्रोफेसर जिमी के खिलाफ नहीं करने वाले हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल किसी और भी ज्यादा बड़े खतरे से करेंगे। एशियन पीपल ने जो प्रोजेक्शन हमें दिखाया था उसके अंदर किसी ऐसे मॉन्स्टर के बारे में बताया गया था जो कि बहुत ज्यादा डरावना है और वो अभी भी अर्थ के ऊपर जिंदा है। उस पूरी एशियन सिविलाइजेशन को उस मॉन्स्टर ने ही एक झटके के अंदर बर्बाद कर दिया था और इसी की बदौलत वो लोग इस दुनिया से गायब हो गए, जिसपे वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वॉयलेट आगे से कहती है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने पूरी एशियन सिविलाइजेशन को यूं ही मिटा दिया था। जिसपे हेड आगे से कहते हैं कि हाँ, और उसी के नीचे हम लोग इन भाई साहब को देखते हैं जो कि इन्फिनिटी गॉन्गलेट को ऐसे देख रहा था जैसे कि मानो ये कोई खूबसूरत लड़की हो। वहीं पे हेड आगे से कहता है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, हम उसे हाई लेवल का थ्रेट मान सकते हैं। वो उस मॉन्स्टर ने पूरी एशियन सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया था, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। वॉयलेट आगे से कहती है कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो अभी है कहाँ पे? हेड आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता है, एशियन पर्सन ने ज्यादा कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ पे हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को जी जान लगानी पड़ेगी उसे ढूंढने के लिए। वे ज़ॉम्बी नीचे से पूछता है, अंकल अंकल इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इस इन्फिनिटी गॉन्गलेट का? जिसपे हेड आगे से कहता है कि एशियन वन ने अब इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन तुम इसे देख के ही बता सकते हो कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अपना दाहिना हाथ उठाओ, अंदर घुसाओ, बटन दबाओ और जलवा देखो। अब बस हमें उस मॉन्स्टर को ढूंढने की जरूरत है, जिसके बाद हम उसे जैसे ही देखेंगे वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है बात में दम है, लेकिन उसी टाइम पे हेड के दिमाग के अंदर सियों से कुछ याद आता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को नीचे की तरफ देखते हैं और ज़ॉम्बी नीचे से देख के कहता है, हेलो अंकल क्या हाल चाल? जिसके बाद हेड आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं, व्हाट द फक? जिसके बाद वो अपना हाथ तेजी से सीधा इन्फिनिटी गॉन्गलेट की तरफ बढ़ाते हैं। वहीं पे सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि हेड को अचानक से क्या हुआ। इसके बाद हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि सीधा थप्पड़ खाने के बाद उनके हेडक्वार्टर के अंदर घुसता है और सभी लोगों के सामने दीवार में जाके घुस जाता है। वो सभी लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, क्या चीज उड़के हुए आई। जिसके बाद उन लोगों की नजर लिंक के ऊपर पड़ती है जो पूरी तरीके से घायल हो गया था। इसके बाद ब्लैकी भी उनके सामने वाली बिल्डिंग के आके लैंड हो जाता है। वहीं पे लिंक ब्लड क्वीन से कहता है कि आओ हमें आके बचा लो दीदी। वहीं पे वो सभी लोग ब्लैकी को देख के कहते हैं कि ये कौन है, हमने इसे पहले कभी भी नहीं देखा है। लेकिन वायलेट ब्लैकी को देख के समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बी का ही सबॉर्डिनेट है। वहीं पे ज़ॉम्बी भी ब्लैकी को यहाँ पे देख के हैरान हो जाता है। वहीं पे हेड का सबॉर्डिनेट आगे से उन्हें बताता है कि ये ज़ॉम्बी की पार्टी हो सकती है। अब इसके बाद बाकी जितने भी चीफ थे, यहाँ तक कि वो चीफ भी जिसने ब्लैकी के साथ पहले भी मुलाकात की हुई है, वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पे इंग ब्लैकी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम खुद कहाँ पे आ गए हो। जिसपे ब्लैकी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर ब्लैकी इंग के मुंह के ऊपर अपना जोरदार घुटना मारता है। इसके बाद वो एक किक डायरेक्ट चीफ के ऊपर दे मारता है। इसके बाद जितने भी चीफ अटैक करने के लिए आ रहे थे, ब्लैकी उन सभी के ऊपर एक एक लात मारता है और वो सभी उड़ते हुए दोबारा हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाते हैं। गैंग और बाकी सभी प्रेसिडेंट एक साथ कहते हैं कि ये क्या चीज है, क्या हम लोग कभी भी किसी को मार नहीं सकते हैं और हमेशा मार खाते ही रहेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सभी लोग प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हमेशा सिर्फ कैनन फूडर की तरह ही काम आएंगे। वहीं पे डुआन जैसे ही ब्लैकी को देखती है तो फिर उसे वर्मिट की याद आ जाती है। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों की शक्ल एक जैसे ही थी, बस एक रो रहा था। अब इसके बाद ब्लैकी अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, जिसकी मदद से उसके हाथों के आसपास काला ऑरा इकट्ठा होने लगता है। डुआन उसे छूने जा रही थी तो वायलेट उसे रोक लेती है। जिसके बाद ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है जो कि ब्लैकी के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। वहीं पे ब्लैकी को जैसे ही ज़ॉम्बी का पंच पड़ता है तो फिर उसके होश ठिकाने आ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी के पंच की फोर्स की वजह से डुआन और वायलेट दोनों पीछे गिर जाती हैं और बहुत ज्यादा उन्हें जोर की लगती है। वहीं पे सबॉर्डिनेट आगे से कहता है कि यही ताकत है हमारे नए प्रेसिडेंट की। इस पे हेड आगे से कहता है कि मैं जान चुका हूँ, मैंने देख लिया है। वहीं पे हेड आगे से इन्फिनिटी गॉन्गलेट पहनते हुए कहता है कि इस ताकत के सामने हमारे प्रेसिडेंट चींटी के समान है। इसीलिए एशियन पीपल बिल्कुल ठीक थे कि ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है जितना मैंने सोचा था। वहीं पे ब्लैकी ज़ॉम्बी से पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि तुम उन्हें नहीं मार सकते हो। वहीं पे तब तक हेड ने उस इन्फिनिटी गॉन्गलेट को पहन के बटन दबा दिया था और ज़ॉम्बी ब्लैकी को बताता है कि हेडक्वार्टर नहीं, हमें वो सिटी दी है, हम उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी
नजर भी अब इन्फिनिटी गॉन्टलेट के ऊपर पड़ती है, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है और वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो फिर सूर्य ग्रहण हो जाता है। उन सभी लोगों को अचानक से क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्हें सोलार एक्लिप्स पहली बार देखा था, बेसिकली सूर्य ग्रहण। वहीं पे सिटी के भी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सूरज चाचू काले कैसे पड़ गए। जिसके बाद वहाँ पे ब्लड क्वीन आती है, हेड की नजर उसके ऊपर पड़ती है, बाकी सभी लोगों की भी पड़ती है और वो लोग यही पूछते हैं कि अब ये बलि कौन सी है। जिसपे चीफ आगे से चिल्ला के बोलते हैं कि ये तो वही औरत है जो बिकनी में घूमती थी, आज इसके पास टी शर्ट कैसे आ गई। वहीं पे ब्लड क्वीन आगे से हंसते हुए कहती है कि आज मैं इनविंसिबल हूँ। अब इसके बाद वहाँ पे बाकी चेले भी आ जाते हैं, जिनमें से लड़की चेली लिंग से कहती है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। जिसपे लिंग आगे से बस यही कहता है कि मुझे बचा लो। जिसपे वो लड़की बाकी चेलों को भेजती है लिंग को बचाने के लिए, लेकिन वहीं पे हेड बड़ी आसानी के साथ ही बाकी चेलों को पकड़ के उठा के बाहर फेंक देता है। ब्लड क्वीन की नजर भी उस तरफ पड़ती है। वहीं पे हेड अपने चेले से कहता है कि सिटी को जितनी हो सके उतनी जल्दी खाली करा दो, लड़ाई बहुत ही तगड़ी होने वाली है। वहीं पे ब्लड क्वीन हेड से कहती है इंसान अपने काम से काम रखो, लेकिन हेड उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, जिससे ब्लड क्वीन के ऊपर एक जोरदार मुंह की पड़ती है। जिसके बाद वो हेड के ऊपर किक मारने की कोशिश करती है तो वो किक सीधा जाके हेड के मुंह के ऊपर लगती है। जिसपे डुआन आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि यह औरत तो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, क्या वो लोग सच में यहाँ पे लड़ाई करने वाले हैं। वहीं पे ब्लैकी ज़ॉम्बी से कहता है कि वो लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उसे कह देता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे मुझे वो शानदार मीम याद आ गया, वही होल्ड अप लेट देम कुक। हम लोग हेड को देखते हैं जो कि दूर जाके गिरते हैं, जिसके बाद सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है। वहीं पे हम लोग इन्फिनिटी गॉन्टलेट को देखते हैं जो कि गायब होने लगा था। वहीं पे हेड आगे से कहते हैं कि ज़ॉम्बी से छुटकारा पाने से पहले मुझे तुमसे छुटकारा पाना पड़ेगा। जिसपे ब्लड क्वीन आगे से कहती है कि क्या परेशानी है। अब इसके बाद हेड उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल करते हुए एक आखिरी मूव को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे ब्लड क्वीन भी आगे से यही कहती है कि मैं भी यही करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर पूरी ताकत से पंच मारने के लिए अपना मुंह बढ़ाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पंच मारते हैं, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा फोर्स रिलीज होती है और सभी लोग पीछे जाके गिरते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्वीन ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के चीथड़े उड़ा दिए थे, जिससे हेड को बहुत जोर की पड़ती है। जिसके बाद वो सीधा उड़ते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। वहीं पे ब्लड क्वीन आगे से ऐसा लुक देती है जैसे कि तुमने मुझे निराश किया। वहीं पे हेड आगे से एशियन टेक्नोलॉजी को गाली देते हुए कहते हैं कि साला ये तो पूरी बेइज्जती करवा दी मेरी। और वो आगे से कहते हैं कि मुझे पता होता कि ये हाल होने वाला है तो ये सब कुछ मैं पहले से ही तैयारी करके आता। वहीं पे ब्लड क्वीन आगे से कहती है कि तुम वो इंसान हो जिसके पास ताकतवर बॉडी है, लेकिन मैं पहले भी कई हजार साल पहले किसी ऐसे से मिल चुकी हूँ जिसके पास यही कचरा टेक्नोलॉजी थी और हमारे बैटल का आउटकम बिल्कुल वही होना था, बेकार, हारना। इसके बाद ब्लड क्वीन वहाँ से गायब होती हुए डायरेक्ट हेड के पास जाती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि अब तुम आराम कर सकते हो। उसी टाइम पे हम लोग वॉयलेट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अलग लग रही थी और वो डायरेक्ट ब्लड क्वीन के ऊपर अटैक करती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्लैश रिलीज होता है। हालांकि ब्लड क्वीन तो उसे डॉज कर लेती है साइड में आके, लेकिन वॉयलेट उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने एक गलत अपोनेंट चूज कर लिया है, दरअसल तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। दरअसल वॉयलेट ने ज़ॉम्बी जीन को इस्तेमाल किया था। इसको देख के लैन की हैरान होती है कि अब इसे क्या हो गया। वहीं पे ब्लड क्वीन भी हैरान होती है कि अब इसे क्या हो गया। वहीं पे हम लोग लड़की वाली सबऑर्डिनेट को देखते हैं जिसके पीछे डुआन आती है और उसके सर को पकड़ के उसे जमीन के अंदर घुसा देती है और डुआन उसे कहती है यो। वहीं पे वो चेली आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि साला तुम लोगों को हुआ क्या है, जिसको देखो उसको ज़ॉम्बी की तरह बनता जा रहा है। वहीं पे ब्लड क्वीन भी डुआन की तरफ देखती है और डुआन उसकी तरफ। वहीं पे चेली उसे कहती है कि ये मत सोचना, ये सब करने के बाद तुम यहाँ से बच के निकल सकती हो। अब इसके बाद वॉयलेट अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है लड़ाई करने के लिए। वहीं पे चीफ जाग के उठते हैं और कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया था, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। वहीं पे लैन की आगे से कहती है कि वॉयलेट वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो कि खुद को आजाद करा लेती है और वहाँ से दूर हटते हुए कहती है कि ये मत सोचना कि तुम जीत सकती हो। इस पे डुआन उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखती है तो चेली आगे से कहती है कि मुझे कोई छोटी मक्खी मत समझो। इस पे डुआन आगे से हंसते हुए कहती है तो फिर साबित करके दिखाओ। तो वो डुआन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डुआन उसके मुंह के ऊपर लात मार के उसे पीछे फेंक देती है। इसके बाद वो एक बिल्ली की तरह अपने चारों पैर जमीन पे ले आती है और आगे से हंसने लगती है और तेजी के साथ दोबारा उसके ऊपर अटैक मारते हुए कहती है कि तुम क्या कर लोगी। वहीं पे चीफ आगे से कहते हैं कि डुआन इतनी शक्तिशाली कब से बन गए। इसके बाद वो लड़की नीचे आती है, जिसके बाद वो ब्लड क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कई सारे क्लोन बना लेती है। लेकिन डुआन आगे से कहती है कि ये एक नंबर की घटिया टेक्निक है। जिसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ के दोबारा उसके पेट के ऊपर लात मारती है। इसी के साथ बाकी जितने भी क्लोन थे वो उन सभी को भी एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पे वो लड़की आगे से कहती है क्या तुम सच में एक इंसान भी हो। वहीं पे हम लोग ब्लड क्वीन को देखते हैं जो कि सामने से एक फिंगर से सामने की तरफ एक स्लैश मारती है, लेकिन डुआन अपनी शॉट को नचाते हुए उसे गोल गोल घुमाती है और साइड से ही एक कट मारती है, जिससे ब्लड क्वीन का जो हवा वाला स्लैश था वो उसके पीछे चला जाता है और पीछे की तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सभी कट जाती हैं। साथ ही में उन लोगों का हेडक्वार्टर भी बीच से कट जाता है, जिससे वो
तिरछा होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। वहीं पे चीफ दोबारा हैरान होकर पूछते हैं कि वॉयलेट इतनी शक्तिशाली कब से बन गए, और उससे अलग मुझे उन लोगों की कंडीशन कुछ चीज याद क्यों दिला रही है जैसा कि मैंने वो कहीं पे देखा था। वहीं पे ब्लड क्वीन आगे से कहती है कि अच्छा मैं समझ गई, तुम कोई ऐसी हो जो कि ताकतवर बन चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी से मिलने के लिए आई हूँ ताकि मैं उससे पिछले ह्यूमिलिएशन यानी बेइज्जती का बदला ले सकूं। इसके बाद ब्लड क्वीन अपनी आंखें खोलती है, शायद से ये अपनी ब्लड लाइन की पावर इस्तेमाल करने वाली है। इसके बाद वो आगे से खौफनाक एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है कि मैंने ये चीज हजारों सालों से सहती आई है, अब मैं आराम से तुम्हें टॉर्चर करूंगी अपनी ताकत के साथ, तब तक तुम मर नहीं जाती हो, और इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो, साइड में हट जाओ। इस पे वॉयलेट आगे से कहती है कि तुम सही हो, मेरी ताकत अभी काफी नहीं है तुम्हारे लिए, भले ही मैं स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करूं तब भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगी, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम भी उसी तरीके का इस्तेमाल कर रही हो ताकत बढ़ाने के लिए जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे इस बात से इनकार करना पड़ेगा। इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ कमाल का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो तुम्हें दिखाऊंगी तो तुम्हें मजा आएगा। इसके बाद वो आगे से अपनी सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करती है। दोस्तों अगर तुम लोगों ने ब्लीच एनिमे सीरीज नहीं देखी है तो फिर तुम इस एनिमे के रेफरेंस समझ नहीं पाओगे और तुम्हें मजाक कम आएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वॉयलेट का चेहरा धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। वो सभी लोग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कर क्या रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वॉयलेट अपने पूरे चेहरे को बदल लेती है तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसे सभी लोग अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लेते हैं। और जब ब्लड क्वीन सामने की तरफ देखती है तो वॉयलेट के चेहरे के ऊपर एक स्कल मास्क आ चुका था, जिसको होलो मास्क कहते हैं ब्लीच के अंदर, और ये तो 100% ब्लीच की ही कॉपी है, सॉरी रेफरेंस है, कॉपी नहीं कहते रेफरेंस कहते हैं। अब वॉयलेट के चेहरे के ऊपर इतना बड़ा और खतरनाक चेहरा अपने आप ही जगते हुए देख के इन लोगों की चीखें निकल जाती हैं। यहाँ तक कि ब्लड क्वीन भी हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक उसने इससे पहले ये चीज नहीं देखी थी। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी भी हैरान होता है और कहता है वो। वहीं पे ये लड़की आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि वो अभी भी अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है। अब इसके बाद वॉयलेट आगे से कहती है कि बार बार हर बार तुम लोग हमेशा अपनी जिंदगी को लेके कंप्लीट करते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम लोगों के बीच में बातें करना बिल्कुल यूजलेस होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्वीन वहाँ पे अपने ब्लड से एक शॉट बनाती है और वॉयलेट के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है, जिसपे वॉयलेट भी अपनी शॉट को बाहर निकालती है और अपने हत्थे से लेके, और उसी टाइम पे ब्लड क्वीन भी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए कहती है कि ये हमारे आखिरी शब्द ही होंगे। वहीं पे वॉयलेट भी अपनी शॉट से अपने हाथ को रंग देती है यानी खून से नहला देती है, और जब वो अपनी शॉट को अपने खून से नहला देती है तो वो इनहैंस ब्लड रेड ब्लड की इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही वो ब्लड क्वीन के 2 टुकड़े कर देती है। जिसके बाद वॉयलेट ब्लड क्वीन को पार करके निकल जाती है, लेकिन इतना ही नहीं, उसने 1 सेकंड के अंदर ब्लड क्वीन के ऊपर इतने सारे स्लाइसेस मार दिए थे, यहाँ तक कि वॉयलेट ने ब्लड क्वीन के जो सेल्स होते हैं उनके भी छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिए थे और उसकी पूरी बॉडी बूंद की तरह नीचे बरसती है। अब इससे ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि देख के कि वॉयलेट ने ब्लड क्वीन के सेल्स जो कि बहुत ही छोटी, यहाँ तक कि सेल्स को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, इंग्लिश में नाम नहीं याद आया भाई, तो ये सेल्स दिख पाते हैं और वॉयलेट ने उन्हें अपनी शॉट के साथ काट दिया। वहीं पे सबऑर्डिनेट आगे से बताता है कि ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट वॉयलेट ने उस औरत के अंदर जितने भी सेल्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पे चीफ आगे से कहते हैं कि ये मजाक ही हो सकता है, असलियत में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वहीं पे लैंकी को काफी ज्यादा जलन हो रही थी कि वॉयलेट शक्तिशाली हो गई, लेकिन वॉयलेट पीछे मुड़ के उसे कहती है कि तुम कोई मक्खी वक्खी नहीं हो, तुम्हारे स्नीक अटैक मेरे ऊपर काम नहीं आएंगे, जल्दी से बाहर आओ। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्वीन अपने डीएनए अपने सेल को दोबारा रीजनरेट करती है और उसकी मदद से दोबारा रीजनरेट होने लगती है। अब इसके बाद ब्लड क्वीन अपने हाथ से लेके अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेती है। इस पे इंग अपने चीफ से पूछता है क्या वो दोनों अभी भी इंसान हैं या फिर कुछ और ही बन चुके हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी ब्लैकी को बताता है कि लिटिल रेड अब सीरियस होने वाली है, इसलिए अब चलो यहाँ से पोजीशन चेंज करते हैं और अच्छे से फाइट को देखते हैं। वहीं पे वॉयलेट ब्लड क्वीन से कहती है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि तुम एक अनडाइंग ओल्ड मॉन्स्टर हो जो हजारों सालों पहले भी रहा करता था। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नॉर्मल लॉजिक के साथ देख के कुछ भी जज नहीं कर सकती हूँ। वहीं पे हम लोग हेड को देखते हैं जो कि नॉर्मल बस दीवार पे अटके हुए थे, लेकिन अचानक से उनके हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वहीं पे लाइन के जैसे ही ज़ॉम्बी को देखती है तो उसे गाली देने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे कहता है कि ये जगह खतरनाक होने वाली है, तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब इसके बाद हम लोग ब्लड क्वीन को देखते हैं जो कि सीरियस हो चुकी थी और वॉयलेट उसी की तरफ तकतकी लगाए देखे जा रही थी। इसके बाद ब्लड क्वीन अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाती है तो फिर वहाँ पे काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं और ब्लड क्वीन उसे कहती है कि अभी तक हमारा हुआ नहीं है। इस पे वॉयलेट भी अटैक करते हुए कहती है ठीक है तैयार हो जाओ। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि उस जगह से 4-5 किलोमीटर दूर आ जाता है और कहता है कि नाउ दैट प्लेस इज सेफ। वहीं पे लैंकी और चीफ भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वॉयलेट तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और ब्लड क्वीन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ब्लड क्वीन अपनी शॉट की मदद से उसे डिफ्लेक्ट कर लेती है। लेकिन उन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पे जो बिल्डिंग थे उसके भाई छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक टुकड़ा वॉयलेट के सामने आता है तो वो शॉट की मदद से उसके 2 टुकड़े करके ब्लड क्वीन के ऊपर अटैक करती
है, लेकिन ब्लड क्वीन अपनी ब्लड शॉट की मदद से उसे रोक लेती है। लेकिन इस बार ब्लड क्वीन सीरियस हो चुकी थी तो वो वॉयलेट के मुंह के ऊपर एक स्लैश मार देती है। इसके बाद जब वॉयलेट सामने से सीधा स्ट्रीट स्लैश मारने वाली थी तो ब्लड क्वीन उसके ऊपर एक जोरदार लात मारती है और सामने की तरफ एक जोरदार स्लैश मारती है, लेकिन वॉयलेट उसे डॉज कर लेती है। जिसके बाद वो अब सामने से एक स्लैश मारती है, जिसको देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वॉयलेट ने वो स्लैश इतना जोर का मारा था कि इससे पूरी सिटी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग ब्लड क्वीन को देखते हैं जो कि मरती नहीं है, लेकिन वो फोर्स की वजह से हवा में उड़ जाती है। वहीं पे वो भी उस स्लैश को देख के हैरान हो गई थी क्योंकि वो काफी बड़ा स्लैश था। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है सुगोई। वहीं पे लैंकी तो ये देख के हैरान हो चुकी थी कि अभी तक ब्लड क्वीन मरी नहीं। वहीं पे हम लोग हेड को देखते हैं जिनके हाथ के अंदर बहुत ज्यादा अजीबोगरीब दर्द होने लगता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वॉयलेट वहां से एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है, लेकिन उसी टाइम पे ब्लड क्वीन भी उसके पास आती है, क्योंकि उसके मुंह के ऊपर घुटना मारते हुए कहती है कि तुम्हारी सेकंड फॉर्म में होने के बावजूद तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। इसके बाद वो दोबारा वॉयलेट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और सामने से एक पाम अटैक करती है जिसके अंदर से उसकी रेड पावर रिलीज हो रही थी। बेसिकली ये साइकिक पावर होती है जैसे कि ग्रेविटी को कंट्रोल करना, और इसी वजह से वॉयलेट सीधा जाके बिल्डिंग से टकराती है। लेकिन वो जब दोबारा उठती है तो वो दोबारा साइकिक पावर की वजह से दोबारा बिल्डिंग से टकराती है, और इस पर वॉयलेट दोबारा खड़ी नहीं हुई थी, वो चुपचाप लेट गई थी। ये देख के लैंकी को वॉयलेट की चिंता होने लगती है क्योंकि उसके सीने के अंदर उसी की शॉट को घुसा के उसे लटका दिया गया था। वहीं पे हम लोग हेड को देखते हैं जिनके इन्फिनिटी गॉन्गलेट के अंदर अजीब सा दर्द होने लगा था, और उसी टाइम पे उनके मन के अंदर से एक आवाज आती है जो कि एशियंट 1 की थी, और वो हेड से कहता है कि कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारी बॉडी ले रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि एशियंट 1 के जो पावर ओवर थी वो सीधा जाके हेड की बॉडी के अंदर मिक्स होने लगती है, और अब जाके हेड को भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं एशियंट पर्सन है, और अब चीफ को बेहिसाब दर्द होने लगता है। वहीं पे हम लोग वॉयलेट को देखते हैं जो कि मरी नहीं थी, और वो बुलेट क्वीन से कहती है कि तुम सही हो। इसके बाद वो शॉर्ट को अपने सीने से निकालती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती हो। वहीं पे हम लोग लैंकी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी को पकड़ के हिलाते हुए उसे कहती है कि मुझे भी चाहिए, ये पावर मुझे भी चाहिए, मुझे पता है कि तुमने वॉयलेट के साथ कुछ तो किया है। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मैंने नहीं किया, ये वॉयलेट ने खुद ही किया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिटी के अंदर एक और तगड़ा धमाका होता है और सभी लोग उस तरफ देखते हैं। वहीं पे चीफ आगे से कहते हैं कि अब ये कौन सा बवाल आने वाला है, तो हम लोग देखते हैं कि आकाश से सीधा एक बहुत बड़ा हाथ धरती की तरफ आगे बढ़ रहा था, और साथ ही में साइड में एक टांग भी। वहीं पे एशियन पर्सन आगे से हंसते हुए कहता है कि मैं दोबारा जिंदा हो गया। भाई मजाक नहीं, तुम इस मेका रोबोट की टांग का साइज देखो जो कि पूरी अर्थ के ऊपर ऐसे रखे हुए है जैसे कि हम लोग चींटी के पास रख देते हैं। वहीं पे उसकी टांग की वजह से ही वहाँ पे भाई अंधेरा हो चुका था, और सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हट बे रास्ते से। लेकिन वो लोग जब आसमान की तरफ देखते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन ज़ॉम्बी तेजी के साथ पत्थरों की मदद से इधर उधर भागते हुए जल्दी से जाता है चीफ इंग और लैंकी को पकड़ में साइड में फेंक देता है ताकि वो लोग मरे नहीं। और जब ज़ॉम्बी भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तब हम लोग देखते हैं कि वो मेका रोबोट अपना बड़ा सा हाथ जिसपे ज़ॉम्बी एक मच्छर की तरह लग रहा था उसे बढ़ाता है और ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। जिसके बाद हमें ये मेका रोबोट दिखाया जाता है। अब मैं ये पैनल बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोग चैन से देख सको कि ये कितना बड़ा है। वहीं पे ब्लड क्वीन और वॉयलेट उन दोनों की ही फाइट रुक चुकी थी मेका रोबोट के आने की वजह से, और वो दोनों ही मेका रोबोट के सर के ऊपर आ गई थी। वहीं पे हम लोग हेड को देखते हैं जो कि अभी भी चिल्ला रहे थे, और वो एशियन पर्सन से पूछते हैं कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। इसलिए एशियन पर्सन आगे से बताता है कि मुझे तुम्हें फंसाना ही पड़ा और तुम्हें इंसानियत की खातिर खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एशियन पर्सन पूरी तरीके से हेड की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। वहीं पे ये सभी लोग आगे से देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि उन लोगों के सामने ही उनका हेड एक पावरफुल मेका रोबोट के अंदर बदल गया था। ये रोबोट अलग है और वो बड़ा वाला अलग। ये एशियन पर्सन ने चीफ हेड की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसे चींटी की तरह मसलने की कोशिश की जा रही थी, और तुम लोग इस हाथ का अंदाजा इस एरोप्लेन से लगा सकते हो जो कि साइड से गुजर रहा था। वहीं पे प्लेन के अंदर जब उन लोगों को भाई ये सीन दिखाया जाता है तब उन लोगों की भाई सांसें अटक जाती है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि पूरी ताकत से उसकी मुट्ठी को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वॉयलेट और ब्लड क्वीन दोनों तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं और हेड की बॉडी के ऊपर अटैक करने लगती हैं। लेकिन हेड काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो बहुत जल्दी ही उन दोनों की किक्स को ब्लॉक कर लेता है अपनी शील्ड की मदद से। जिसके बाद वो अपने मैकेनिकल टेंटिकल की मदद से वॉयलेट और ब्लड क्वीन दोनों को ही पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि उछलना बंद करो, और उन्हें बताता है कि हम लोगों ने पहले ही ज़ॉम्बी के जीन के ऊपर कई बार रिसर्च किया है और स्टडी किया है, और अभी तक तुम दोनों बस एक खोखले सेल की तरह ही हो जो उसके जीन की मदद से ताकतवर हुए हो। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपनी सेकंड फेज के अंदर आ चुका था। इसके बाद वो आगे से हंसते हंसते गोल गोल घूमने लगता है। बेशक भाई की पावर बेमिसाल है, भाई बाहुबली है, इसीलिए उस मेका रोबोट की उंगली गोल गोल घूमने लगती है और उसकी उंगली के साथ साथ उसका पूरा दाहिना हाथ ही गोल गोल घूमने लगता है और गोल गोल घूमते हुए क्रश हो जाता है। वहीं पे एशियन पर्सन भी ये देख के हैरान हो गया था और ये अभी मेका
रोबोट यानी वो बड़े वाले रोबोट के सर के ऊपर है। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि हाथ से होते हुए सीधा सर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था तो वो जायंट रोबोट जैसे हम लोग मच्छर मारते हैं उस तरीके से ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे वो एशियन पर्सन आगे से कहता है कि इतने सालों के बाद अब समय आ चुका है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि भाई मच्छर की तरह उस हाथ से भी सर्वाइव कर जाता है और एशियन पर्सन ज़ॉम्बी से कहता है कि अब टाइम आ चुका है हमारे रीमैच का। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, मुझे अपनी असली फॉर्म दिखाओ। जिसपे ज़ॉम्बी वहाँ पे हेंताई प्रोटैगनिस्ट के अंदर बदल जाता है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी उसके हाथ के ऊपर एक ही पंच मारता है और उसका हाथ यूं ही हवा में उड़ जाता है। उसी टाइम पे वो जायंट रोबोट अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है और एशियन पर्सन उसे कहता है क्या तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो, तुम घटिया मॉन्स्टर। वहीं पे लैन की आगे से हैरान होते हुए कहती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वहीं पे ज़ॉम्बी तेजी के साथ दोबारा सर की तरफ आगे बढ़ रहा था तो हम लोग देखते हैं कि एशियन पर्सन अपने मेगा रोबोट के अंदर से कुछ तो चीज खोलता है जिसके अंदर और भी कई सारे छोटे छोटे रोबोट्स रखे हुए थे और ये सभी रोबोट्स बाहर निकल के ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने वाले थे। चीफ आगे से कहते हैं कि एशियन पर्सन की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वहीं पे गैंग आगे से कहता है कि इन लोगों की टेक्नोलॉजी के सामने मैं तो इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि साला हम लोग आदि मानव हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी के सामने वही छोटे छोटे रोबोट्स आते हैं जिनको ज़ॉम्बी आसानी के साथ एक ही एक पंच मार के उनके भाई छक्के छुड़ा दे रहा था। ज़ॉम्बी एक रोबोट को दो भाई 20 से पकड़ता है और उसे पकड़ के उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसी टाइम पे और भी कई सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं जो कि एक साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने वाले थे और इन लोगों की लड़ाई उस मेगा रोबोट के हाथ के ऊपर हो रही है। ज़ॉम्बी सामने से एक ही पंच मारता है और एक ही बार में उन सभी रोबोट्स के साथ साथ उस मेगा रोबोट का आधा हिस्सा जो हाथ वाला होता है कंधे के साथ साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं एशियन पर्सन ज़ॉम्बी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझे अभी भी नीचा दिखा रहे हो। इसके बाद वो वहाँ पे और भी कई सारे पोर्टल्स खोलता है तो हम लोग देखते हैं कि वो पहले वाले मेगा रोबोट के साथ साथ वहाँ पे और भी 3-4 मेगा रोबोट आ जाते हैं और ये साले धरती के ऊपर ऐसे खड़े हैं जैसे कि न्यूज़पेपर के ऊपर खड़े हो और वहाँ पे 3 मेगा रोबोट्स को देख के इन तीनों की आंखें बाहर आ जाती हैं और ये तीनों आगे से चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पे 3 कम नहीं थे तो फिर चौथा भी आ जाता है। वहीं पे एशियन पर्सन ज़ॉम्बी से कहता है कि उस लड़ाई के बावजूद अभी तक इतनी सारी लड़ाई हो चुकी है लेकिन आज मैं ये देख के ही रहूंगा कि तुम्हारी असली ट्रू फॉर्म कौन सी है। इसके बाद वो मेगा रोबोट का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और ये रहा उसका सबूत कि ज़ॉम्बी कितना ज्यादा छोटा है। वहीं पे उस मेगा रोबोट की पंच की वजह से इतना ज्यादा फोर्स रिलीज होता है कि शहर की जितनी भी गाड़ियां और इंसान थे वो सभी हवा में उड़ जाते हैं और ज़ॉम्बी भी उन्हीं के साथ हवा में उड़ जाता है और सीधा जाके मून में घुसता है। ज़ॉम्बी मून के ऊपर टप्पा टप्पा खाते हुए जमीन के अंदर घुस जाता है। वहीं पे हेड उस एशियन पर्सन से कहता है क्या तुम्हें सच में इतना ज्यादा बवाल और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाने की जरूरत थी बस उस एक बंदे से छुटकारा पाने के लिए। जिसपे एशियन पर्सन आगे से उसे चुप करा देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि किसी भी कीमत पे हमें उसे मारना ही पड़ेगा। अब इसके बाद वो जायंट रोबोट तेजी के साथ आगे बढ़ता है मून की तरफ। वहीं पे ये तीनों मून को हिलता हुआ देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जायंट रोबोट मून के ऊपर कुछ इस तरीके का दिख रहा था। अब इसके बाद वो जायंट रोबोट उस जगह के ऊपर अपना हाथ रखता है जहाँ पे ज़ॉम्बी गिरा हुआ था लेकिन ज़ॉम्बी उसकी हाथ की उंगलियों से सट्ट से बाहर निकल जाता है और साइड की तरफ भागने लगता है और उसी के बाद उसके हाथ के ऊपर चढ़ते हुए उसके चेहरे के ऊपर जाने लगता है और वहीं पे जाके ज़ॉम्बी सीधा उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे उस रोबोट का ऊपर का हिस्सा ही गायब हो जाता है यानी कि डिस्ट्रॉयड और वो रोबोट नीचे जाके गिरता है। वहीं पे हेड एशियन पर्सन से कहता है कि तुम्हारे सब कुछ बताने के बाद मैं यहाँ पे आया था और रिपोर्ट्स को चेक किया था। तुमने जितना उसके बारे में बुरा भला कहा था वो उतना ज्यादा बुरा भला है नहीं। जितनी भी सिटी उसके अंडर कंट्रोल के अंदर है वहाँ पे कोई भी बुरी चीजें नहीं हुई है। सभी लोग काफी अच्छे से रह रहे हैं और वो ह्यूमन को काफी ज्यादा मदद कर रहा है ह्यूमन काइंड को डेवलपमेंट लाने में। उसने कभी भी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई, यहाँ तक कि उसने कई सारे इंसानों की मदद भी की है कि हम लोग एक साथ उनके साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन एशियन पर्सन चीफ को चुप करा देता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और मौका रोबोट सीधा जाके ज़ॉम्बी के नीचे जाके गिरता है और एशियन पर्सन हेड से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग शांति के साथ एक साथ रह सकते हैं? बस एक नजर उसकी तरफ देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम सच में उसके साथ शांति के साथ रह सकते हैं? ज़ॉम्बी एक बहुत ही घटिया रेस होनी चाहिए थी। एक छोटी सी मिसाइल भी उन ज़ॉम्बीज को सफा कर सकती है लेकिन एक दिन ये कमीना आ झपका और किसे पता था कि पूरी दुनिया का वजूद सिर्फ उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है और एक ऐसे अस्तित्व का यहाँ पे होना बिल्कुल भी ना स्वीकार है। ऐसा अस्तित्व ऐसी जिंदगी इस दुनिया के लिए नहीं चाहिए, वो हम में से कभी भी नहीं हो सकता है। जिसके बाद एशियन वहाँ पे पता नहीं क्या करता है लेकिन ये सभी लोग दूरबीन लगा के देख रहे थे और हम लोग देखते हैं कि जो मेका रोबोट डिस्ट्रॉय हो चुका था उसके पीस एक साथ आते हैं और वो सभी एक एक करके एशियन पर्सन के सूट के साथ जुड़ जाते हैं और उसके पास एक लाइटनिंग शॉट भी आ जाती है और इसे कहते हैं डिवाइन पनिशमेंट। और इसी के साथ जो भी मेका रोबोट के बाकी सभी हिस्से बचे हुए थे इसी तरीके के और भी रोबोट वहाँ पे आ जाते हैं जो कि मून के ऊपर लैंड होते हैं। वहाँ पे टोटल 5 या 6-7 रोबोट थे और वो सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं और मून के अंदर अपनी शॉट को घुसा देते हैं बेचारे
मून के बुरे हाल हो रखे हैं, बहुत बुली हो रहा है। अब इसके बाद वो जितनी भी लाइटनिंग थी वो सभी सीधा ज़ॉम्बी के जाके लगती है और ज़ॉम्बी हवा में उड़ जाता है। लेकिन ज़ॉम्बी को इससे कुछ भी नहीं होता है और वो आगे से कहता है कि ताकत, बस तुम बड़े हो तो फिर तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा कद बढ़ जाने से तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ती है। एशियन वन इससे हैरान होता है कि ये क्या पक रहा है, लेकिन ज़ॉम्बी सामने की तरफ एक चुटकी बजाता है और उसके चुटकी बजाने के साथ ही जितने भी रोबोट मून के ऊपर थे और उसे भाई कुचल रहे थे, घुसा रहे थे शॉट, वो सभी एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मून के ऊपर इतना बड़ा झटका पड़ता है कि वो मून ही हिल जाता है। और बेशक मून हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, उस पर कुछ भी होता है तो धरती के ऊपर असर पड़ता है, इसीलिए धरती के ऊपर भूकंप आ जाता है और ये सभी लोग हिलने लगते हैं। लैन की उन लोगों से कहती है कि हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा और जितने भी सिटीजन हैं उन सभी को भी बाहर निकालो। इसके बाद वो सभी लोग अलग हो जाते हैं और सिटीजन को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी एशियन वन के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे एशियन वन धरती की तरफ मुड़ता है और सीधा जाके समुद्र के अंदर घुस जाता है और इसके साथ ही ज़ॉम्बी भी नीचे आ जाता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी अपने दोनों हाथों को जमीन के अंदर घुसाता है। वहीं पे हम लोग एशियन पर्सन को देखते हैं तो वो समुद्र के नीचे गिर चुका था और डूब चुका था। उसी टाइम पे हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं जो कि हर किसी को बचा रहे थे और सिटी से बाहर लेके जा रहे थे। हम लोग लैंकी को देखते हैं जो कि एक बच्चे को जब लेके भाग रही थी तो फिर उसे नीचे की तरफ से पता चलता है कि जमीन चिटकने लगी है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने अपने दोनों हाथ जमीन के अंदर घुसा दिए थे। इसके बाद वो जमीन को ऐसे चीरने लगता है जैसे हम लोग सर्दियों में लकड़ी चीरते हैं और बेशक जमीन फटने की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, लेकिन ज़ॉम्बी को इससे क्या फर्क पड़ता था, वो पूरी ही जमीन को बीच से अलग कर देता है और इतनी बड़ी दरार आ जाती है जो कि बहुत बड़ी थी। वहीं पे लैंकी का पैर फिसलता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन इंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो लैंकी का हाथ पकड़ लेता है। वहीं पे हम लोग देखते हैं जमीन फटने की वजह से समुद्र के बीच में भी बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी और पानी बिल्कुल ग्लेशियर की तरह नीचे गिरने लगता है। अब इसी बीच हम लोग उस एशियन पर्सन को देखते हैं जो कि नीचे गिर रहा था। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसके सीने के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो सीधा जाके एक माउंटेन से टकराता है और वहीं पे ढेर हो जाता है। वहीं पे एशियन पर्सन हेड से कहता है तुमने देखा उसके डिस्ट्रक्टिव पावर्स को। अब इसके बाद वो सभी लोग ज़ॉम्बी की तरफ देखते हैं तो ज़ॉम्बी अपनी फोर्थ फॉर्म के अंदर आ चुका था, जहाँ पे उसके बाल और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और अब वो पूरी तरीके से इंसान लग रहा था। वहीं पे एशियन पर्सन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि यही वो इंसान है। वहीं पे वायलेट भी बाहर निकलती है और ब्लड क्वीन ने कभी भी ज़ॉम्बी की इस वाली फॉर्म को नहीं देखा था। वहीं पे एशियन पर्सन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि यही फॉर्म है जब उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय करने से पहले इस फॉर्म का इस्तेमाल किया था। इसके बाद वो दोबारा तेजी की तरफ से आगे बढ़ता है ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं पे ब्लैकी को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी का दिमाग फिर से खो चुका है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भाग लेता है क्योंकि वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता है। वहीं पे एशियन पर्सन अपनी फुल पावर को चार्ज करता है और वो हेड से कहता है कि तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है लेकिन सह लेना। वहीं पे हेड तो उसे चिल्ला के कहता है कि बस करो भाई, लेकिन हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और उसके बस एक इशारे से ही एशियन पर्सन की बॉडी अलग अलग झटकों से चिटकने लगती है, जिसके बाद ज़ॉम्बी जब अपनी मुट्ठी बंद करता है तो एशियन पर्सन के साथ साथ हेड की बॉडी वो एकदम क्रश होके चूरा बन जाती है। इसके बाद ही वहाँ पे तगड़ा ब्लास्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि एशियन पर्सन की बॉडी जो सूट वूट था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और एशियन पर्सन मरते हुए कहता है कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं जीत नहीं पाया। वहाँ पे हम लोग हेड को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे और उनके सीने के अंदर बहुत बड़ा छेद हो चुका था। वहाँ पे चीफ और इंग दूरबीन से ये सब कुछ देख रहे थे। इंग आगे से रोते हुए कहता है कि चीफ तो मर जाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे। वहाँ पे ब्लैकी भी अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि योर मैजेस्टी कभी भी किसी इंसानी लीडर को ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी सामने से एक चुटकी बजाता है तो हम लोग देखते हैं कि हेड का डीएनए दोबारा बनने लगता है और उसकी बॉडी वहाँ पे हील होने लगती है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी दोबारा एक इशारा करता है तो हम लोग देखते हैं कि हेड के बीच में उनका दिल भी आ जाता है। ये देख के इन दिनों का भाई बड़ा सा मुंह खुल जाता है कि साला दिल भी जनरेट हो गया, वो भी एक उंगली के इशारे से। वहाँ पे ब्लड क्वीन को तो आंखें बाहर आ चुकी थी क्योंकि वो कुछ पहला ऐसी बार देख रही थी। वहाँ पे वायलेट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ भी मुमकिन होगा। वहीं पे हेड जिंदा थे, एकदम सही सलामत थे और एकदम कुशल मंगल थे। अब इसके बाद वो ज़ॉम्बी की तरफ देखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि एशियन पीपल ज़ॉम्बी से छुटकारा पाने के लिए इतनी हद तक आगे क्यों बढ़ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि ज़ॉम्बी उन्हें कभी भी मिटा सकता है। अब वो सभी लोग वहाँ पे ये सब कुछ देख ही रहे थे। उसी टाइम पे हम लोग वायलेट को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाती है। तब तक ज़ॉम्बी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और वो वायलेट से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल किया है, यानी कि भाई ज़ॉम्बी के जीन उसी को ब्लड लाइन की पावर कहा गया है।
वायलेट पहले तो ज़ॉम्बी को शुक्रिया कहती है, लेकिन बाद में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा घर चला गया है। अगर तुम एक शॉट के जरिए ही उसका निपटा सकते थे तो फिर तुमने इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचा दी। इसमें ज़ॉम्बी आगे से बस इतना ही कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। वहीं पे हम लोग ब्लड क्वीन को देखते हैं और लिंक को। भाई इनके पसीने छूट चुके थे और ये ज़ॉम्बी से डर के मारे बस पत्थर के पीछे छुपे पड़े थे। अब ज़ॉम्बी ने जो दरार डाली थी वो कम से कम 130 किलोमीटर लंबी थी। इससे अर्थ का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो चुका था। वहीं पे अगला सीन 2 महीने बाद का होता है। हमें बताया जाता है कि इंसान सही टाइम पे वहाँ से निकल चले थे, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और ज़ॉम्बी का आर्किटेक्चर फॉर्म ही इन सभी चीजों को दोबारा जो तबाही हुई थी उन्हें ठीक करने के लिए जिम्मेदार था और वो लोग अपना काम कर रहे थे। वहीं पे हम लोग हेड को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी की चारों फाइम की लिस्ट देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है। ज़ॉम्बी की बेशुमार खतरनाक डरावनी ताकत को सामना करने के बाद उन्हें फैसला करना था कि वो इंसानों के लिए अब आगे क्या करेंगे। अब इसके बाद वहाँ पे चन आती है तो हेड उससे कहते हैं कि जाओ और जाके हाई क्वालिटी एग्स की ट्रे खरीद के लेके आओ, हम लोग ज़ॉम्बी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब उसी टाइम पे हम लोग अनजान जगह पे अनजान चीज को देखते हैं, ब्लड ट्राइब्स की न्यू सिटी कंस्ट्रक्शन सिटी। वहीं पे लोग लिंक को देखते हैं जिसने भाई लोन लिया था और वो ज़ॉम्बी के लोगों से काम करा रहा था। उनसे कह रहा था जल्दी मूव करो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं यहाँ के काम करने के लिए। वहीं पे लड़की वाली सबॉर्डिनेट लिंक से पूछती है कि तुम्हें ये पैसा कैसे मिला, जिसपे लिंक के पास कोई भी जवाब नहीं था। वहीं पे कुछ लोग ब्लैकी से पूछते हैं कि वो तो हमारे एनिमी है ना, तुमने उन्हें लोन देने का फैसला क्यों किया। जिसपे ब्लैकी चाय की चुस्की मारता है और आगे से कहता है कि किंग ने कहा था कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे वो लोग दोबारा हमारे बैंक के पीछे आते रहेंगे पैसे लूटने के लिए। अब इसीलिए मैंने उन्हें लोन दे दिया, जिसके बाद मैं उनसे हाई इंटरेस्ट लूंगा, वो भी 20% से ज्यादा, और उसके बदले में वो हमें धीरे धीरे करके पैसा वापस करेंगे और हमारे लिए पैसा ज्यादा बनाएंगे और हमें इतने सालों के लिए काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद लिंक उससे पूछता है कि उनकी क्वीन कहाँ पे है, जिसपे लड़की बताती है कि पता नहीं, शायद से वो अभी भी कमरे के अंदर होंगी। वहीं पे हम लोग ब्लड क्वीन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुकी थी, क्योंकि क्वीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ॉम्बी के पास एक और भी स्ट्रॉन्गर फॉर्म होगी। और जब उसने पिछले टाइम में क्वीन का सामना किया था तब उसने अपनी ताकत का बस हल्का सा ही हिस्सा इस्तेमाल किया था और जब उसने ज़ॉम्बी को गॉड लाइक एशिएंट ह्यूमन को मारते हुए देखा तब ब्लड क्वीन को समझ में आ चुका था कि वो जिस ताकत का पीछा ज़ॉम्बी को हराने के लिए कर रही थी वो ताकत उसे कभी भी नहीं मिलेगी और वो ज़ॉम्बी को कभी भी पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो बस आंसुएं बहा रही थी। अब इसके बाद हम लोग उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे एशियन पर्सन का इन्फिनिटी गॉन्गलेट रखा हुआ था। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डबल बैटरी आता है जो कि फिर से कहता है कि यही वो इंसान है। हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर जिमी एशियन पर्सन के सामने खड़ा हुआ था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ज़ॉम्बी भले ही मैं मारा जाऊं लेकिन मैं इसके बावजूद गिव अप नहीं करूंगा। अब यहीं पे सेकंड सीजन खत्म होता है और थर्ड सीजन की शुरुआत हम लोग देखते हैं कि घंटी अपना बाजा बजा रही थी तो ज़ॉम्बी हाथ मार के उसे तोड़ ही देता है। अब इसके बाद वो उठता है और हमें बताता है कि उसका नाम ज़ॉम्बी है। ज़ॉम फ्रॉम ज़ॉम्बी, बी फ्रॉम ज़ॉम्बी इज इक्वल टू ज़ॉम्बी। एज उसे घंटा नहीं पता है, कब मरेगा ये भी नहीं पता है। उसे बस एक चीज याद है कि जब वो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा था तब वो अचानक से ज़ॉम्बी के अंदर बदल गया। शुरुआत में वो एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी हुआ करता था जो कि झुंड के साथ बहते हुए जहाँ झुंड जाता था वहाँ पे चला जाता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए और फ्यूल में ना बदलने के लिए उसने फैसला किया कि वो खुद को बदलेगा। इसके बाद उसने खुद को ट्रेन किया और इंसानी मांस को खाना छोड़ने के लिए उसने प्रोटीन का सहारा लिया और अंडे खाना शुरू किया और दिन में 3 मील लिए और आखिर में जाके वो सक्सेसफुल हो गया और इनविंसिबल बन चुका है। और भाई साहब के पास 4 फॉर्म भी है, एकदम डरपोक फॉर्म, दूसरी फॉर्म जिसमें वो सैवेज है, एंटी हीरो है, तीसरी फॉर्म है हेंताई प्रोटेगनिस्ट जिसमें हेंताई पढ़ना पसंद है, और चौथी फॉर्म है गॉड लाइक फॉर्म जिसके अंदर वो इचिगो बन जाता है। जब वो लड़ते लड़ते थक गया तब भाई ज़ॉम्बी ने फैसला किया कि वो इंसानों की मदद करेगा। उसने काफी सारी मेहनत की और कई सारे इंसानों की मदद की और इंसानों को बचाने के लिए उसने बहुत सारे कारनामे भी किए जब तक उसके पास उसकी खुद की सिटी नहीं आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे भाई ज़ॉम्बी का नारा लगाने लगते हैं कि ज़ॉम्बी इंटरनल है, यानी कि भैया महामहिम है, शक्तिशाली है। अब इसे ज़ॉम्बी कांपते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन चुका हूँ। साला इंसान तो मुझसे डरने लगे हैं, इसीलिए वो हमेशा मुझसे छुटकारा पाने के बारे में सोचते रहते हैं और मुझे इस बारे में साला कल पता चला जब मैंने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करके किसी अंगो पंगो को पेल दिया था। अब इसके बाद कोई ज़ॉम्बी के घर की घंटी बजाता है। ज़ॉम्बी जाके चेक करता है तो वो वायलेट थी जो कि ज़ॉम्बी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हमारे लीडर हो, इस तरीके से थोड़ी ना इतनी लेट में आओगे, तुम साला 2 घंटे से लेट हो। तो ज़ॉम्बी उसे कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। अब इसके बाद हम लोग अकेडमी के अंदर देखते हैं और अभी यहाँ पे नया साल आया हुआ था तो सभी लोगों को बताया जा रहा था कि उनकी अकेडमी की स्ट्रेंथ किस हिसाब से बढ़ी है। लैन की उन लोगों को बताती है कि उन लोगों ने इस साल भी कई सारे चैलेंजेस का सामना करना है, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब से ज़ॉम्बी उनकी अकेडमी को लीड करेगा। और इसके बाद ज़ॉम्बी को इस अकेडमी का नया चीफ भी बना दिया जाता है और सभी लोग ज़ॉम्बी को चीफ मान के उसे ग्रीटिंग्स देते हैं। अब ज़ॉम्बी वहाँ पे जाता है और अपनी स्पीच देता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुझे पता है कि तुम लोगों को भूख लगी
है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा एग लेके आया हूँ। अब इससे उन लोगों को भाई मुंह बन जाता है। वहीं पे एक बंदा चीफ से कहता है कि आपको भाई बदल दिया गया है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। इस पे चीफ आगे से कहते हैं क्या तुम मुझसे लड़ाई में जीत सकते हो? नहीं ना, चुप बैठो। अब इसके बाद हम लोग हेड को देखते हैं जो कि मस्त अपना कॉफी पी रहे थे। उसी टाइम में चन उनके पास भागते हुए आती है और बताती है कि ये एक इमरजेंसी है। हेड उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो? जिस पे चन आगे से बताती है कि प्रेसिडेंट हमें बुला रहे हैं। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब अच्छे से समझ लो, ये वाला जो प्रेसिडेंट है वो पूरी सिटी का प्रधानमंत्री टाइप का है। और सिटी के प्रेसिडेंट को हम लोग अलग प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन ये पूरे ही टाउन यानी कि पूरी कंट्री का प्रेसिडेंट है। अब इससे हेड भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब इसके बाद हेड प्रेसिडेंट से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि सभी चीजें काफी ज्यादा जल्दबाजी में हुई थी। मैं इन सभी चीजों की रिपोर्ट जल्दी ही भिजवा दूंगा और कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा। चन उनसे पूछती है कि प्रेसिडेंट ने क्या बताया। जिस पे हेड आगे से बताते हैं कि प्रेसिडेंट के साथ साथ सभी दुनिया को पता चल चुका है जो मामला एशियंट ह्यूमन के साथ हुआ था। इस पे चन आगे से बताती है कि ये कैसे मुमकिन है, हम लोगों ने तो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है। जिस पे हेड आगे से कहते हैं कि ये मुमकिन हो सकता है, जितनी बड़ी तबाही हम लोगों ने मचाई थी ना, ये तो पूरी दुनिया को ही पता चल जाना था। वह पे चन आगे से बताती है कि नॉर्थर्न न्यूज के मुताबिक साउथर्न कॉन्टिनेंट के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी और ऐसा बताया जा रहा है कि इन सभी चीजों का कारण एशियंट ह्यूमंस हैं। वहीं पे हेड आगे से बताते हैं कि यही नहीं, यहाँ पे एक्सचेंज मीटिंग भी होने वाली है और उसके साथ ही यहाँ पे और भी कई सारी चीज एक साथ होंगी। इसके बाद वो चन से पूछते हैं कि जो अंडे मैंने तुम्हें खरीदने के लिए बोला था तुम खरीद के लाई हो? जिस पे चन आगे से कहती है ये रहे वो अंडे। अब इसके बाद हम चीफ को देखते हैं जो कि अंडे लेके ज़ॉम्बी के पास आए हुए थे और वो मन के अंदर यही सोच रहे थे कि उन्होंने ज़ॉम्बी को चीफ बना दिया है तो फिर ज़ॉम्बी को उसका काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद वो डोरबेल बजाते हैं और दरवाजा वायलेट खोलती है जिसने मेड आउटफिट पहन रखी थी, वो भी कैट ईयर्स के साथ। जैसे ही वायलेट को इन कपड़ों के अंदर देखते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तुम ऐसे कपड़ों में क्या कर रही हो, मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पे ज़ॉम्बी को। लेकिन वायलेट भी आगे से हैरान होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये पूरी गलतफहमी है। वहीं पे हम लोग लैंकी को भी देखते हैं और उसने भी मेड आउटफिट पहन रखा था रैबिट ईयर्स के साथ और वो डिपार्टमेंट हेड को देख के कहती है कि आप भी यहाँ पे आए हुए हैं। वहीं पे हेड उन दोनों से ही कहते हैं कि तुम दोनों ही यहाँ पे ज़ॉम्बी को चापलूसी लगाने के लिए आई हो। मैंने उसे प्रमोट कर दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरे सामने ही ये सब कुछ करोगे। तुम दोनों प्रमोशन पाने के लिए इतना आगे जा सकती हो। जिसपे लैंकी आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद हेड वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन वो दोनों ही प्रेसिडेंट हेड को रोकती हैं और उसे कहती हैं कि ये पूरी गलतफहमी है, हम लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी का प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और हमने ऐसे कपड़े इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि हम लोग उसे हार गए थे। जिसपे हेड आगे से कहते हैं कि झूठ बोल रही हो, तुम लोग कभी भी इस तरीके के कपड़े नहीं पहनोगी एक पार्टी के लिए। मैंने तुम दोनों को फाइटिंग आउटफिट के अलावा और कुछ भी पहनते हुए नहीं देखा है। जिसपे वायलेट दरवाजा खोलते हुए कहती है कि आपको यकीन नहीं है तो आप अंदर चल के देख सकते हैं। अब इसके बाद जब हेड अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ का नजारा और भी अलग था। वहाँ पे डुवान ने भी मेड आउटफिट पहन रखा था जो कि ज़ॉम्बी को सर्व कर रही थी। वहीं भी हम लोग चीफ को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के साथ कार्ड खेल रहे थे और वो मन के अंदर बस एक ही चीज बड़बा रहे थे कि मैं इस बार ज़ॉम्बी से पक्का नहीं हारूंगा। अब इसके बाद वो ज़ॉम्बी का कार्ड चूज करते हैं तो ज़ॉम्बी आगे से चिल्लाने लगता है। वहीं पर लोग इंग को देखते हैं जो कि भाई पटाखे फोड़ रहा था और वहीं पे हेड अपने इतने काबिल प्रेसिडेंट्स को देख के जो कि नौटंकी से कर रहे थे उनके पसीने छूटने लगते हैं और उसी टाइम पे उनके सामने कोई सब्जियां फेंकता है और एक झटके के अंदर उन सभी सब्जियों को काट के प्लेट के ऊपर रख देता है और ये कोई नहीं और कोई नहीं गैंग था। और सब्जियां काटने के बाद वो आगे से हंसते हुए कहता है कि सुशी रेडी है, लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर हेड के ऊपर पड़ती है और हेड उसकी तरफ देखते हैं और वो भी आगे से यही चिल्लाते हुए कहता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ज़ॉम्बी ने मुझे फोर्स किया था ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप को रोकते हैं और वहाँ पे खांसते हुए उन लोगों को बताते हैं कि वो यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी काम से आए हैं और वो सभी लोगों को ये मैटर बताना चाहते हैं। हेड ज़ॉम्बी को एक्सचेंज मीटिंग के बारे में बताते हैं लेकिन ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि आप तो इंसानों के लीडर है ना, आप क्यों नहीं चले जाते हैं। लेकिन हेड आगे से बताते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे और उसी टाइम पे गैंग उनके लिए सुशी लेके चला आता है तो वो जल्दी से अपना मास्क हटाते हैं और खाने के लिए रेडी होने लगते हैं और साथ ही में वो ज़ॉम्बी को बता रहे थे कि वो पूरा इलाका ही यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। लेकिन वो सभी लोग इकट्ठा आके बैठ जाते हैं ताकि वो हेड का चेहरा देख सके। लेकिन हेड सिर्फ खाने वाला मास्क हटाते हैं जो कि मुंह के निचले हिस्से का रहता है यानी कि आंखें और सर अभी भी छुपा हुआ है और हेड ज़ॉम्बी को बताते हैं कि वो जो पूरा इलाका है वो उनके इलाके के अंदर नहीं आता है तो वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब वो अपने सामने उन लोगों को इतना ज्यादा खड़ा देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, जिसपे वो अपना चेहरा घुमा के कहते हैं कि कुछ भी नहीं। अब इसके बाद प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी को सारी चीजें बताते हैं कि वो जिस प्लेनेट के ऊपर अभी रह रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे 2 ही कंट्री है, एक कंट्री ए है और दूसरी कंट्री बी है और वो लोग जिस जगह के ऊपर अभी रह रहे हैं वो कंट्री ए है। अब इसके बाद हेड ज़ॉम्बी को इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं, इतना लंबा चौड़ा, और ज़ॉम्बी
जॉम्बी को घंटा कुछ भी समझ में नहीं आता है और इस पूरे संदर्भ का सारांश बस इतना सा ही था कि एक्सचेंज मीटिंग दोनों कंट्रीज के बीच में शांति संबंध बनाने के लिए होती है ताकि कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई गंदी चाल न चले और शांति बनी रहे। वहीं पे वॉयलेट ये भी चीज बताती है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज मीटिंग भी यहाँ पे होती है जो अकेडमीज के बीच में होती है और इसको एक ग्लोबल मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह समझा जाता है जो कि 4 सालों में एक बार की जाती है और कंट्री बी की अकेडमीज पिछले साल की चैंपियन रही थी। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि ये सब कुछ तो पॉइंटलेस सुनाई देता है। लैन की आगे से बताती है कि आखिरी राउंड तो इस कंपटीशन के ऊपर था कि कौन कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज मार सकता है और कंट्री बी में से हर एक इलाके ने कम से कम 8 मिलियन से ज्यादा ज़ॉम्बीज मारे थे और मैं भी तो यही चाहती थी कि हम लोग भी ऐसा कर सके। हालांकि ज़ॉम्बी इस आंकड़े को सुन के भाई घबरा जाता है और लैन की उसे कहती है कि इस बार चीफ तुम हो तो फिर तुम्हें इस बार की मिशन को पूरा करना ही पड़ेगा। जिसपे ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है कि इस लड़की को अभी भी ये लगता है कि मैं सच में एक इंसान हूँ जो ज़ॉम्बीज को ही मारूंगा। जिसपे हेड ज़ॉम्बी को बताते हैं कि चिंता ना करो, हम लोग इस बार इस इवेंट को एकदम इनकार कर देंगे, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो इस बार हम लोग उन्हें पीट देंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट कंट्री बी को देखते हैं जहाँ पे 2 जुड़वा बहनें आती हैं और वो उन लोगों से पूछती हैं कि हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। हम लोग कंट्री बी के हेडक्वार्टर को देखते हैं और उसके पास वो वाली तस्वीर थी जहाँ पे जायंट रोबोट ने मून को छत्ती छत्ती कर दिया था। वो बंदा उन दोनों बहनों से कहता है कि इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर हमें कंट्री ए से भेजी गई है। वो दोनों बहनें जिनमें से एक का नाम चिंकी और दूसरे का नाम मिंकी था, मजाक कर रहा हूँ, उस तस्वीर को देखती हैं और उन्हें एक झटके के अंदर पता चल जाता है कि ये एशियन टेक्नोलॉजी है। वो बंदा उन्हें बताता है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि कंट्री ए ने पहले ही इस टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया है और अगर एक बार कंट्री ए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेती है तो फिर ये हमारी कंट्री बी के लिए काफी ज्यादा बुरी बात रहेगी। वो बंदा उन दोनों से कहता है कि कंट्री ए का प्रेसिडेंट अगले महीने यहाँ पे विजिट के लिए आ रहा है, तुम दोनों मेरे सबसे कैपेबल सबॉर्डिनेट्स में से एक हो, अपनी बहन वाले मामले को अभी साइड में डाल दो, इनकी तीसरी बहन भी है, उसी की बात हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस इवेंट को ज्वाइन करो और काफी अच्छे से इसके बारे में जांच पड़ताल करो। और रही बात तुम्हारी बहन की बगावत की तो फिर हम किंग से इस बारे में कुछ पूछेंगे और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम लोग इस मामले को अच्छे से निपटा दोगी तो फिर मैं रॉयल फैमिली से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारी बहन की गलती को माफ कर दें। जिसपे वो दोनों बहनें आगे से मान जाती हैं और कहती हैं ठीक है लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ये बंदा पीएम है। अब इसके बाद हम लोगों को प्रोफेसर जेमी की लैब दोबारा दिखाई जाती है जहाँ पे वो लोग किसी तरीके का केमिकल बना रहे थे और ये CHR-47 कौन से केमिकल का नाम है मुझे बता दो भाई प्लीज। पे डबल बैटरी जिमी से कहता है कि उन लोगों ने सब कुछ रेडी कर दिया है और सब कुछ तैयार है, पावर अप भी शुरू हो चुका है, अब वो लोग आसानी के साथ ट्राई कर सकते हैं एशियन पर्सन को जिंदा करने का। इसके बाद डबल बैटरी फिर से पूछता है कि हम लोग रेडी रहें। एशियन पर्सन की बॉडी को 1000 साल से भी ज्यादा हो चुका है, अब तक इसकी लाश को सूख के काटा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये हरी भरी है, क्या हम लोग इसे सच में रिवाइव कर सकते हैं। जिसपे जिमी आगे से कहता है कि जब भी बात बायोलॉजी की आती है तब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते, शुरू करो। अब इसके बाद वो लोग पावर अप शुरू करते हैं जिसके बाद वहाँ पे तगड़ी एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पे डबल बैटरी अपने मन के अंदर सोचता है अगर हम लोग एशियन पर्सन को रिवाइव कर लेते हैं। इसके बाद वो एशियन पर्सन के उस आर्मर रोबोट को सोचते हुए कहता है कि अगर हम लोग ऐसे शक्तिशाली फिगर को रिवाइव कर लेते हैं तो ये मिरेकल से कम नहीं होगा। वहीं पे हम लोग एशियन पर्सन को देखते हैं जो कि रिवाइव होने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद वहाँ पे सारा काम खत्म हो जाता है और सभी लोग उस कुर्सी की तरफ देखते हैं तो फिर उन्हें दिखाई देता है कि एशियन पर्सन रिवाइव हो चुका है, लेकिन वो रिवाइव कुछ इस तरीके का हुआ था। ऑथर तुम लोगों की इमेजिनेशन में कुछ इस तरीके से हंस रहा होगा। डबल बैटरी भी हमारी तरह चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है, वो एशियन पर्सन कहाँ पे गया, वो ताकतवर माइटी फिगर कहाँ पे गया। इसके बाद वो लैब के अंदर भागते हुए जाता है और उस बंदे का गला पकड़ के उसे कहता है कि सच सच बता दे एशियन पर्सन कहाँ पे गया, नहीं तो मैं तेरा गला घोट के यहीं पे मार दूंगा। जिसपे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि मैं ही वो एशियन पर्सन हूँ, मुझे मारना नहीं। तो फिर डबल बैटरी वो मेका रोबोट दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये हैंडसम बंदा तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं लगता है। जिसपे एशियन पर्सन आगे से बेइज्जती के मारे रोते हुए कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ भाई, मुझे लड़ना नहीं आता है। एक मेका आर्मर डिजाइनर यानी कि रोबोट बनाने वाला इंजीनियर होने के नाते इसमें क्या गलत है कि मैं खुद को कूल दिखा दूं। फे को भी यही लगता है कि ये डिसअपॉइंटमेंट है और वो पीछे मुड़ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे एशियन पर्सन उसे कहता है कि तुम वहाँ पे रुको, हम दोनों ही एक ही तरह हैं कि हम दोनों बैठ के बात कर सकते हैं। जिमी इसके लिए मान जाता है और उसे पूछता है बताओ तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। जिसपे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि हमारी शुरुआत भले ही अलग थी लेकिन अब हम एक साथ आ चुके हैं और हम लोग एक साथ काम भी कर सकते हैं। जिसपे जिमी वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम्हें ज़ॉम्बी ने पहले ही हरा दिया है, मैंने सोचा था कि तुम थोड़े से ताकतवर होगे और तुम्हारे अंदर थोड़ी सी पावरफुल चीज होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि
ये मेरी गलती थी, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे परेशान मत करना, मुझे रिसर्च करनी है। इस पे एशियन पर्सन उन्हें बताता है कि उन लोगों ने पहले ही ज़ॉम्बी के जीन के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली है 1000 साल पहले ही, लेकिन वो लोग कभी भी इस चीज में कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल ज़ॉम्बी की जो सबसे डरावनी चीज वो उसकी ताकत नहीं है, दरअसल उसका लगातार पावर अप करना है जो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जब दुनिया के सबसे समझदार इंसान एक साथ मिल जाएंगे तो फिर शायद वो लोग इस चीज को चकमा दे पाए। तुम्हारे पास बायोलॉजी के अंदर बेहिसाब शक्ति है और तुम्हारे पास पहले से ही ज़ॉम्बी के जीन है, वहीं पे मेरे पास इंजीनियरिंग के अंदर लाजवाब ताकत है, इंजीनियरिंग का जज्बा है और हमें जैसा का पता है कि ज़ॉम्बी के जीन किस तरीके से काम करते हैं, तो फिर हम लोग एक न्यू ज़ॉम्बी बना सकते हैं जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी की एकदम हूबहू नई नस्ल बनाई जा रही थी। एशियन पर्सन जिमी से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जिमी कुछ देर के लिए सोचता है जिसके बाद वो एशियन पर्सन के साथ काम करने के लिए मान जाता है और वो दोनों कोलैबोरेशन कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि हेड ये चाहते हैं कि ज़ॉम्बी वहाँ पे प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड बन के जाए, जिसपे वॉयलेट आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, कहीं ये बंदा प्रेसिडेंट को ही ना मार दे उनकी रक्षा करने की जगह पे। जिसपे ज़ॉम्बी अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम लोग मेरी बारे में बात कर रहे हो क्या। जिसपे हेड आगे से बताते हैं कि उनका भी मन नहीं है लेकिन वो पूरी तरीके से लाचार है। प्रेसिडेंट जल्दी ही कंट्री बी की तरफ जाने वाले हैं और सिचुएशन बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है और उन लोगों को पहले ही एशियन पीपल के बारे में पता चल चुका होगा, इसीलिए वहाँ पे प्रेसिडेंट को अकेले जाने देना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये पहले ही डिसाइड हो चुका है क्योंकि प्रेसिडेंट ने हमारे इलाके के कुछ एक्सपर्ट बॉडीगार्ड्स को मांगा था। वहीं पे हेड ज़ॉम्बी से कहते हैं कि तुम ये चाहते थे ना कि कोई भी लोग तुम्हारे ऊपर ये सवाल ना उठाए कि तुम इंसान हो या फिर ज़ॉम्बी। अगर प्रेसिडेंट इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि तुम एक इंसान हो तो फिर कोई भी तुम्हारी आइडेंटिटी के ऊपर दोबारा सवाल नहीं उठाएगा। हम लोग अभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी को ये नहीं बता सकते हैं कि एक ज़ॉम्बी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच में काम कर रहा है क्योंकि ये न्यूज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके बाद हेड वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब से गुआंगझाओ का पूरा इलाका तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगा और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम सबसे ट्रस्टवर्दी लोगों को अपने साथ ले जा सकते हो। और हाँ, ऑल द बेस्ट, प्लीज हमारे गुआंगझाओ की इज्जत मत डुबाना। अब इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को देखते हैं और ये अभी भी लटका हुआ है और सूख रहा है। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी के सभी सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं और ज़ॉम्बी को इन्हीं में से किसी दो को चुनना था। ज़ॉम्बी उन लोगों को बताता है कि उसे प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड का काम दिया गया है, इसीलिए वो अपने साथ कुछ हेल्पर्स को लेके जा सकता है और वो उन लोगों से पूछता है कि कौन मेरे साथ चलना चाहेगा। ब्लैकी आगे से साफ मना कर देता है क्योंकि कुछ फाइनेंशियल काम आ चुका है और उसके पास टाइम नहीं रहेगा। गौ भी आगे से यही बहाना बनाता है कि उसके पास भी बहुत ज्यादा काम है और आगन भी आगे से यही कहता है कि मालिक मेरे पास भी काम है। उसी टाइम पे लैंग और फर आगे से हंसते हुए कहते हैं कि यो मेजेस्टी, हम आपके साथ चलने के लिए राजी हैं और हमें और भी ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ह्यूमन कितने ज्यादा रिलायबल हैं या नहीं। इसमें ज़ॉम्बी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की ये इच्छा को देख के मेरा दिल भर आया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी उन्हें पेट की तरह ही लेके जाता है, ना कि इंसान की तरह। इससे वो दोनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। अब इसके बाद लैंग और फर की मुलाकात वायलेट और लैंकी से होती है। वायलेट तो पहले से ही इन दोनों को जानती थी तो वो सावधानी बरतती रहती है, लेकिन वहीं पे लैंकी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज है। उसे तो ये दोनों प्यारे प्यारे डॉगी लगते हैं और वो उन्हें खिलाते हुए कहती है इधर आओ। तो फर आगे से घुर्राते हुए कहता है कि अगर ऐसा दोबारा किया तो पिछवाड़े पे काट लूंगा और मर जाओगी। अब इसी लैंकी डर के मारे पीछे हट जाती है और आगे से कहती है कि आजकल कुत्ते भी बोलने लगे हैं क्या। जिसपे वायलेट उसे बताती है कि ये ज़ॉम्बी के चेले हैं, इनसे ज्यादा उलझो नहीं। अब इसके बाद वायलेट ज़ॉम्बी को बताती है कि प्रेसिडेंट उसे मिलना चाहते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी प्लेन के अंदर जाता है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। तो फिर वहाँ पे और भी कुछ लोग आए हुए थे जो कि ज़ॉम्बी को देख के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि मुझे लगा था कि ये लोग तो गिव अप ही कर देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही सोच रहा था। इसके बाद एक बंदा जो कि डेयरडेविल जैसा लग रहा था वो आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि उन लोगों ने पुराने चीफ को बदल के तुम्हारे जैसे नोबडी के साथ बदल क्यों दिया, और मुझे ये भी बात समझ में नहीं आती है कि गुआंगझाओ इलाके के ऊपर प्रेसिडेंट इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं। हमारा इलाका इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, इनफैक्ट मैं तो अकेले ही तुम जैसे 10 लोगों को पीट सकता हूँ। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वो प्लेन को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि तुम मुझसे कुछ कह रहे थे क्या। इससे वायलेट तो थोड़ा सा निराश होती है, लेकिन लैंगी को मजा आ गया था। अब इसके बाद ज़ॉम्बी प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि तुम ज़ॉम्बी हो गए ना। अब इसे ज़ॉम्बी थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन वो एकदम सीधा खड़ा रहता है। प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट हेड ने मुझे बताया था कि तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम बॉडीगार्ड के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब इसके बाद प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी से एक सवाल पूछते हैं कि अगर वहाँ पे खतरा हुआ क्या तुम मेरी रक्षा करोगे। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि वहाँ पे मेरे लिए तो कोई खतरा रहेगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं है। मतलब ज़ॉम्बी को यकीन है कि कोई भी चीज उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, चाहे जितना बड़ा खतरा आ जाए। प्रेसिडेंट आगे से हंसते हुए कहते हैं कि इसीलिए तुम्हारा हेड तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, तुम पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ। अब उसी टाइम पे हम लोग कंट्री बी के उस इलाके को देखते हैं जिसे पूरी तरीके से छोड़ दिया गया था। अब उसी की बिल्डिंग के ऊपर हम लोग दो टांगों को देखते हैं, जिसके बाद हमें एक खूबसूरत औरत दिखाई जाती है। उसी टाइम पे उसके पास एक ज़ॉम्बी आता है जो कि उसे कहता है बिग सिस, इक्विपमेंट पूरी तरीके से रेडी है और ज़ॉम्बी आर्मी भी पूरी तरीके से रेडी है। जिसपे वो लड़की
आगे से कहती है ठीक है तुमने काफी अच्छा काम कर लिया, अब तुम बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। अब इसके बाद वो लड़की एक स्पीच देती है कि ये दुनिया काफी ज्यादा सुंदर है, पता नहीं क्यों इंसान लगातार हमारे खिलाफ एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहते हैं। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से कहते हैं कि हम इंसान थोड़ी ना है, हमसे क्यों पूछ रही हो। जिसपे दीदी आगे से कहती है कि रिसोर्स की वजह से, उनके खुद के स्वार्थ की वजह से। और वो लड़की उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को पहले से ही पता होगा कि कंट्री ए का प्रेसिडेंट यहाँ पे आने वाला है और हमारा मिशन उस कुत्ते को मारना है। काफी सारे लोग हमसे पूछेंगे कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तब मैं इस बात को स्वीकार करूंगी कि यहाँ पे ऐसे और भी कई सारे कारण हैं जिस वजह से ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है। लेकिन ज़ॉम्बी कभी भी इंसान के लिए एक वर्दी अपोनेंट नहीं थे। हमारे टेक्नोलॉजी के सामने उनके बारे में बात करना भी व्यर्थ है। ह्यूमंस ने पहले ही ऐसी कई सारी तकनीकें बना ली हैं जिनसे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद क्यों सभी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान सभी ज़ॉम्बीज को मारा जाता है? क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे एक चाल है। क्योंकि दोनों कंट्री ए और कंट्री बी इस बात को छुपाना चाहती हैं कि ज़ॉम्बीज के पास भी उनकी खुद की कॉन्शियसनेस हो सकती है। ज़ॉम्बीज को खत्म करना बस एक बहाना है जिससे वो लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। और इसी निजी स्वार्थ की वजह से कई सारे लोग हमेशा अंधेरे के बीच में फंस आते हैं। कई सारी फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं। कई सारे ज़ॉम्बीज जिनके पास कॉन्शियसनेस यानी सोचने समझने की शक्ति होती है वो भी मारे जाते हैं। लेकिन असलियत में इंसान और ज़ॉम्बीज एक साथ रह सकते हैं और ये बात सत्य है। और सभी ज़ॉम्बीज आगे से यही चिल्ला रहे थे कंट्री ए और कंट्री बी को एक साथ लाया जाए और पूरी दुनिया को एक जोड़ दिया जाए। ज़ॉम्बीज भी इंसान के साथ रह सकते हैं। अब उसी टाइम पे हम लोग ज़ॉम्बी और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि प्लेन से कंट्री बी की तरफ जा रहे थे। इधर कंट्री बी के अंदर हम लोग देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर पहले ही इस बात को फैलाने लगते हैं कि एक्सचेंज मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कंट्री ए का प्रेसिडेंट एक हफ्ते के लिए यहाँ पे रहने के लिए आएगा। कुछ लोग तो ये भी पता लगा लेते हैं कि कंट्री ए का प्रेसिडेंट किस होटल में रुकने वाला है। वहीं पे सभी लोग काफी ज्यादा मौज से इस न्यूज को देख रहे थे क्योंकि उन सभी लोगों को कंट्री ए का प्रेसिडेंट देखना था कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि आज तक प्रेसिडेंट ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। वहीं पे कुछ लोगों को लग रहा था कि ये मीटिंग तो बस एक बहाना है, बैकग्राउंड में कुछ गंदे काम चल रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लेन लैंड होने वाला था, जिसके बाद हम लोग चिंकी मिंकी को देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके प्राइम मिनिस्टर ने प्लान को हल्का सा चेंज कर दिया है। अब इन दोनों बहनों को कंट्री ए के प्रेसिडेंट को बचाना है। जिसपे एक बहन आगे से कहती है कि हम लोग किसी भी कीमत पे उसे हर्ट नहीं होने दे सकते हैं, लेकिन हमारी बहन की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो तो साले तभी अटैक कर देगी जब प्लेन लैंड भी नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग उसी खूबसूरत लड़की के कुछ सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी होते हैं और इंसान भी, ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये दोनों कंट्री ए के प्रेसिडेंट को नर्क भेजने के लिए आए हुए थे। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी के सर के अंदर अचानक से दर्द होने लगता है। वो लड़का उसे पूछता है कि अचानक से तुम्हें क्या हुआ है? हम लोग बिल्कुल भी इस मिशन के दौरान कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। जिसपे वो ज़ॉम्बी उसी प्लेन की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उसके अंदर कुछ तो जाना पहचाना सा है, लेकिन उसी वक्त वो और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना है, जो कि और कोई नहीं हमारा ज़ॉम्बी था। इसके बाद वो इंसानी बंदा फोन करके बता देता है कि आयासी जो कि ज़ॉम्बी है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम लोग प्लान को जारी रखो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो प्लेन जमीन पे लैंड हो जाता है और सभी रिपोर्टर वहाँ पे आके भीड़ जमा कर लेते हैं और बताने लगते हैं कि इसी प्लेन के अंदर कंट्री ए का प्रेसिडेंट है। वो रिपोर्टर आगे से कहती है कि आप सभी लोगों को जिस चीज का इंतजार था वो होने वाली है। जिसके बाद प्लेन का गेट खुलता है और उसके अंदर से प्रेसिडेंट बाहर निकलता है जो कि हमारा ज़ॉम्बी था। वो दोनों जैसे ही ज़ॉम्बी को देखते हैं तो अपने दोस्त से कह देते हैं कि रुको, अटैक मत करना, वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जिसपे वो स्नाइपर ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि साला मैं अवेयरनेस इनहांस करने वाला डिवाइस लेके आया हूँ ताकि अच्छे से फोकस कर सकूं, अब तुम उसे शूट करने के लिए मना कर रहे हो। उसी टाइम पे वो लड़की भी उन्हें रोकने के लिए बोल देती है और उनसे कहती है कि जहाँ पे हो वहीं पे खड़े रहना, वो बंदा प्रेसिडेंट नहीं है। अब इसके बाद सभी कैमरा ज़ॉम्बी के ऊपर होते हैं और खचाखच उसकी फोटो खींची जा रही थी। वहीं पे जो लोग टीवी देख रहे थे वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बंदा कौन है, ये तो किसी एंगल से साला प्रेसिडेंट नहीं लगता है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बी को पहली बार पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कुछ आपसी रंजिश की वजह से और कुछ आपसी परेशानी की वजह से ज़ॉम्बी को इन सभी चीजों के अंदर घसीट लिया गया। वहीं पे चिंकी मिंकी जैसे ही ज़ॉम्बी को देखती हैं तो उनका भी यही सवाल था कि ये बंदा कौन है। इस पे एक बहन बताती है कि हमारे न्यूज के मुताबिक ये बंदा प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड है। तो दूसरी बहन आगे से कहती है लेकिन इसको दिखने में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और उसी टाइम पे हम लोग प्लेन के अंदर देखते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी ने सारा काम कर दिया था। हेड उससे बताते हैं कि जो इफेक्ट हम लोग चाहते थे वो पूरा हो चुका है, तुम एक परफेक्ट शील्ड थे प्रेसिडेंट को बचाने के लिए जो अटैक उनके ऊपर होने वाला था। जिसपे वॉयलेट आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि आप कैसे अपने एक सबॉर्डिनेट को एक बलि का बकरा बना के भेज सकते हैं। जिसपे हेड आगे से कहते हैं कि वैसे भी वो लोग इसे थोड़ी ना मार सकते हैं, बलि का बकरा बना देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद हेड ज़ॉम्बी से कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, प्रेसिडेंट की तरह गाड़ी के अंदर बैठो और वहाँ से पहले निकल जाओ ताकि स्नाइपर को कुछ भी पता न चल पाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है और प्रेसिडेंट कौन है। इसपे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि स्नाइपर से क्या डरने की चीज थी, साला मैं तो मिसाइल भी पकड़ सकता हूँ और तुम लोगों को एक सिंगल बुलेट से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हेड उससे कहते हैं कि सहलो सहलो, प्रेसिडेंट हमारे ऑर्डिनरी इंसान है, उनकी बॉडी तुम्हारी जितनी थोड़ी ना शक्तिशाली है। अब इसके बाद प्रेसिडेंट बाहर निकलते हैं जो कि सभी लोगों को ग्रेड करते हैं और सभी लोग उनकी फोटो खींचने लगते हैं। वहीं पे जैसा प्लान किया गया था वैसा ही चल रहा था। प्रेसिडेंट अब यहाँ से ट्रैवल करके अपने होटल की तरफ जाएंगे। वहीं पे कंट्री ए के
असेंबली एड भी वहाँ पे आए हुए थे और वो सभी प्रेसिडेंट को काफी अच्छे से ग्रीट कर रहे थे और उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। वहीं पे वॉयलेट ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम अलर्ट रहना। वहीं पे इस लड़की की आंखें बाहर आ चुकी थी, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे चल क्या रहा है। कोई प्रेसिडेंट से पहले बाहर निकलता है तो कोई प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड बन जाता है। दोनों बहनें आपस में बात करते हुए कहती हैं कि अब हम लोगों को एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन दूसरी बहन को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए था। और वैसे भी इनकी बड़ी बहन ने जो मौका असैसिनेशन का था वो खो दिया था। उसी टाइम पे प्रेसिडेंट आगे से कहते हैं कि उन्होंने पहले ही खुद की कार्ड चेक कर ली है और अगर उन लोगों को एशियन पीपल लेके कोई बात करनी है तो फिर उन लोगों के पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है। वो अभी के लिए सिर्फ अपने होटल के पास जाना चाहते हैं। वो असेंबली वाले आगे से कहते हैं कि हम लोगों ने आपके लिए पहले से ही कार रेडी की है, लेकिन प्रेसिडेंट आगे से कह देते हैं कि अभी तो बताया कि हमारे पास पहले से ही कार है, आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे ज़ॉम्बी से कहते हैं कि प्रेसिडेंट को कोई और कार लेने देना, उसमें मत जाने देना, लेकिन बीच में उनका कम्युनिकेशन कट हो जाता है। वहीं पे चिंकी मिंकी से कहती है कि वो लोग अपने बॉडीगार्ड अपने साथ नहीं लेके आए हैं तो फिर क्या उन लोगों को हमारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसपे दूसरी बहन उसे कहती है कि तुम उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में इतना जल्दी कैसे सोच सकती हो। मैंने वहाँ पे वॉयलेट और लैंकी को देखा था जो एक साथ आ रही हैं। क्या तुम भूल गए कि पिछली एक्सचेंज मीटिंग के दौरान वो दोनों कहाँ पे कितनी ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो लोग अपनी इस सिक्योरिटी फोर्स को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और खुद की नेशनल स्ट्रेंथ को भी। उसी टाइम पे उनका साथी उन्हें बताता है कि उन्होंने कोई दूसरी कार्ड ले ली है जो हमने तैयार की थी उसको नहीं लिया है। इस पे एक बहन आगे से बढ़ती है और उन लोगों से पूछती है कि प्रेसिडेंट कौन सी गाड़ी के अंदर गए हैं, क्या तुम बता सकते हो। लेकिन उसी टाइम पे उनका भी कम्युनिकेशन डिवाइस कट हो जाता है। वो बंदा आगे से बताता है कि कोई तो जैमिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है हमारे कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए। अब इससे बहन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती है। वहीं पे ये लोग दो कार लेके आते हैं और हेड उन्हें बताते हैं कि जल्दी से दो के ग्रुप में डिवाइड हो जाओ। ज़ॉम्बी को हिडन रूट लेने दो और प्रेसिडेंट के साथ वो होटल की तरफ चला जाएगा और कोई भी प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी सच में एक बहुत लंबा रूट लेता है और डायरेक्ट प्रेसिडेंट के साथ होटल के अंदर एंटर हो जाता है। वहीं पे लैंकी और वायलेट एक स्पेशल लूट लेती हैं जो प्रेसिडेंट के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया था, जिससे वो दोनों सारी अटेंशन उनकी तरफ खींच लेंगी। वहीं पे इस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट किस गाड़ी से गए हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है। स्नैपर ज़ॉम्बी उसे पूछता है कि बिग सेस अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, कि हम लोग असैसिनेशन को जारी रखें। लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि उनके बीच में एक कोई बंदा है जो कि बहुत ज्यादा अजीब एक्टिंग कर रहा है। मैं तुम्हें कमांड देती हूँ कि जल्दी से अपना असैसिनेशन मिशन संपन्न कर दो। लेकिन जैमिंग डिवाइस की वजह से इसे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मारना है कि छोड़ देना है। अब इसके बाद इस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद वो गन को नीचे फेंक देता है और उससे कहता है कि साला हम अपनी कैपेबिलिटीज के साथ अकेले ही उस प्रेसिडेंट को मार सकते हैं, हमें इन तरीके के घटिया वेपन्स की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये अपना छुरा बाहर निकाल लेता है और अपनी सिस्टर से कहता है कि बिग सिस अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें अकेला ही मार दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।